कुछ लोग बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ लोग बचपन में ही सुस्त और काहिल होते हैं और यहीं से सारी गेम का पता चलता है। क्या इसमें किस्मत का भी कोई चक्कर होता है? तो मेरी तरह के कुछ निकम्मे लोग एक जगह पर सर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उनकी इस सरगर्मी के पीछे एक निहायत अहम वजह थी और वो वजह ये थी कि बायोलॉजिकल साइंस हमें ये बताती है कि इस दुनिया में जिस इंसान को भी पैदा किया जाता है उसके पास वो सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं जो इस दुनिया के किसी भी कामयाब से कामयाब इंसान के पास मौजूद होती हैं। यानी कि अगर आज से 50 साल पहले एक इंसान ने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, तो आज जो बच्चा पैदा होता है उसके पास भी वो सलाहियतें मौजूद होती हैं कि वो भी दुनिया की सबसे ऊंची चट्टान को सर कर सकता है। तो 1953 में जब एडमंड हिलरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को सर किया तो लोगों को पता चल गया कि अगर एडमंड हिलरी ये काम कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आज तक 5000 लोग माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके हैं। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद कोई एक शख्स अगर एक काम कर सकता है तो फिर कोई भी दूसरा शख्स वही काम कर सकता है। और फिर इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी एक शख्स को ज़्यादा सलाहियतें दी जाएंगी और दूसरे को कम, बल्कि कुदरत की तरफ से हर एक इंसान को 14 से 28 बिलियन नर्व सेल्स का तोहफ़ा यकसा तौर पर मुहैया किया जाता है। और अगर कोई काला है, गोरा है, अमेरिकन है या पाकिस्तानी है, उसको यकसा तौर पर यह तोहफ़ा मुहैया किया जाता है। और फिर कई लोगों ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि रंग और नस्ल की तमाम तर दीवारों से बुलंद हैं। और हमारा तो मज़हब हमें शुरू से ये सिखाता है कि किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। हम सब आदम से हैं और आदम मिट्टी से बने हैं। खैर, ये जो लोग सर जोड़कर एक जगह पर बैठे थे, इन्होंने एक बात तो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली कि वाकई में सारे इंसान पैदाशी तौर पर यकसा सलाहियतों के साथ पैदा किए जाते हैं। लेकिन कहानी का असल मुद्दा तो वहीं पर है कि अगर सारे इंसान पैदाशी तौर पर यकसा सलाहियतों के साथ पैदा किए जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोग एवरेज, कुछ बिलो एवरेज और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों होते हैं। यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक आम से गरीब शख्स का लड़का न्यूटन या आइंस्टाइन बन जाए, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक आम मुसलमान आदमी का बच्चा सहाबा की तरह बहादुर, बेबाक, निडर, साबिर और शाकिर बन जाए। तो फिर वही लोग जो एक जगह पर सर जोड़कर बैठे थे और कुछ सोच रहे थे, उन्हीं में से एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने ये बात सुनते ही चिल्ला कर बोला कि हालात, उसने मज़ीद बोला कि ये हालात होते हैं जो एक आम से गरीब शख्स के लड़के को न्यूटन या आइंस्टाइन बनने पर मजबूर करते हैं, और ये हालात ही होते हैं जो एक बड़े घर के बच्चे को एक आम आदमी बनने पर मजबूर कर देते हैं। खैर, उसकी ये बात करते ही उस महफिल में बैठे सारे लोग उससे पूछने लगे कि ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा है तो कोई दलील भी पेश करो। खैर, दलील के तौर पर उस बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने यह बात बताई कि बायोलॉजिकल साइंसेस इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि हम किसी भी एक ज़िंदा चीज़ का डीएनए उठाते हैं और क्लोनिंग की मदद से उसी जैसी एक और ज़िंदा चीज़ बना डालते हैं। पहले तो उन लोगों को यकीन ही ना आया। फिर उस बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने मज़ीद बताया कि बैक्टीरिया और वायरसेस पर ये प्रोसेस सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और अब बायोलॉजिकल साइंसेस जानवरों और सबसे अहम इंसानों की क्लोनिंग की तरफ बढ़ रही है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस ने जानवरों की क्लोनिंग में अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए पहला जानवर डोली के नाम से एक शीप को हकीकत की शक्ल दे दी। बायोलॉजिकल साइंसेस की इस हैरत अंगेज तहरीक को रैलियन मूवमेंट का नाम दिया गया और अब रैलियन मूवमेंट का अगला टारगेट था क्लोनिंग की मदद से एक इंसान बनाना। और अब रैलियन मूवमेंट के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी थीं। रैलियन मूवमेंट के बानी ने पहले इंसान की क्लोनिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। लोगों ने उससे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन एक शख्स ने इतना खूबसूरत सवाल किया जिसने इंसानों की क्लोनिंग के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ दिया। वो खूबसूरत सवाल ये था कि अगर वाकई में आप क्लोनिंग से एक इंसान बना सकते हैं तो फिर ऐसा करें कि जाएं और न्यूटन की कब्र खोदें और वहाँ से न्यूटन का डीएनए उठाएं और फिर उसी जैसा एक और न्यूटन बनाएं, ताकि फिर से पूरी दुनिया में साइंस की एक रेवोल्यूशन आ सके और फिर से हम उन कम्प्लेक्स मसाइल को हल कर सकें जो न्यूटन ने अपने साइंटिफिक फार्मूलाज की मदद से
حل کیے تھے۔ اس سوال کے آتے ہی اس کانفرنس میں بیٹھے تمام لوگ حیرت سے خاموش ہو گئے۔ لیکن اس سوال سے بھی زیادہ خوبصورت ریلین موومنٹ کے بانی کا جواب تھا۔ اس نے بولا کہ اگر کلوننگ کی مدد سے ہم ایک نیوٹن بنا بھی لیں تب بھی ہم وہ والے حالات، واقعات، لوگوں کے رویے اور زمانے کی تلخیاں نہیں بنا سکتے جنہوں نے ایک عام سے غریب شخص کے لڑکے کو نیوٹن بننے پر مجبور کیا۔ اس نے مزید کہا کہ کسی شخص کی کامیابی اور بڑائی کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا ڈی این اے یا اس کی نسل کیسی ہے، بلکہ کسی شخص کی بڑائی اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کن حالات کا سامنا تھا، اس کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس کا اس رویے پہ رد عمل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں کتنا بڑا مقام حاصل کر پائے گا۔ تو میرے جوانوں، آپ کو اپنی زندگی میں جن بھی حالات کا سامنا ہے، وہ حالات، ان حالات پر آپ کی بے بسی اور اس بے بسی پر آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کے ساتھ لوگوں کا جو برتاؤ ہے، اس کے رد عمل کے طور پر آپ کا لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا بڑا مقام حاصل کر پائیں گے۔ اللہ حافظ۔